नमस्कार और स्वागत है। आज हम तीन बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबरों में थोड़ा गहराई तक जाएंगे, जो आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए, बिना ज्यादा देर किए सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से। बात करेंगे भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाओं की। फिर हम गोता लगाएंगे अर्थव्यवस्था की कुछ मुश्किलों में। और आखिर में हम समझेंगे भारत अफ्रीका साझेदारी की बढ़ती अहमियत को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जहां भारत खेल के मैदान पर एक बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर यह है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को ऑफिशियली बता दिया है कि वो 2038 के एशियन गेम्स की मेज़बानी करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, अगर वो सच में एक ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर बनना चाहता है। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000। ये एथलीट्स की संख्या है जो एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। और आपको बताऊं, ये ओलंपिक्स से भी ज़्यादा है। जी हाँ, ओलंपिक्स में करीब 10,500 एथलीट होते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ये इवेंट कितना विशाल और कितना प्रतिष्ठित है। तो इसका भारत के लिए मतलब क्या है? देखिए, भारत का एशियन गेम से एक लंबा, एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। हमने 1951 में सबसे पहले गेम्स की मेज़बानी की, फिर 1982 में, और दोनों ही बार ये नई दिल्ली में हुए थे। लेकिन अब जो 2038 की बोली है ना, उसका सेंटर अहमदाबाद को बनाया जा रहा है। ये क्या दिखाता है? यही कि भारत अब अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाना चाहता है। हाँ, लेकिन एक बात है, इस रेस में भारत अकेला नहीं दौड़ रहा है। साउथ कोरिया और मंगोलिया जैसे देश भी 2038 गेम्स की मेज़बानी के लिए लाइन में है। मतलब मुकाबला कड़ा होने वाला है और भारत को एक बहुत ही दमदार दावा पेश करना होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर ज़रूरी क्यों है? चलिए, इसे समझने के लिए यूपीएससी का एक पुराना सवाल देखते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस तरह के इवेंट से कितनी बारीक डिटेल पूछी जा सकती है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। अब देखिए, मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था, एक नई दुनिया नहीं। ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि एग्जाम्स में हर छोटी बड़ी डिटेल कितनी ज्यादा मायने रखती है। और इसीलिए जब भारत 2038 गेम्स के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा, तो उसे भी हर एक डिटेल पर बहुत ध्यान देना होगा। चलिए, अब गियर बदलते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से हटकर अब जरा भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चुनौतियां हैं। मौजूदा हाल को समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। ये उस कहानी जैसी है जिसमें सब कुछ एकदम सही होता है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ग्रोथ न तो इतनी तेज हो कि महंगाई बढ़ जाए, और ना ही इतनी धीमी कि मंदी आ जाए। बिल्कुल परफेक्ट। और कुछ समय पहले तक भारत इसी स्वीट स्पॉट में था। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ी, एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगीं और पूरी तस्वीर ही बदल गई। ये स्लाइड देखिए। पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% था, और अब ये घटकर 6.7% पर आ गया है। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कितनी तेजी से पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये चुनौती खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं। ये चार्ट देखिए, अनुमान है कि आने वाले समय में भी कच्चे तेल की कीमतें 85 से $90 प्रति बैरल के आसपास ही रहेंगी। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर कितना निर्भर है। तो जाहिर है, ये एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। तो सवाल ये है कि क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? जी हाँ, कुछ राहत देने वाले कदम उठाए गए हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ब्याज दरें कम होने से और हमारी घरेलू मांग मजबूत होने से भी इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिला है। सीधे सीधे कहें तो इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ सरकार, तेल कंपनियां और हम जैसे आम लोग सब मिलकर उठा रहे हैं। अब अगर इसे एग्जाम के नजरिए से देखें, तो सरकारी फाइनेंस से जुड़ा ये सवाल देखिए। ये सवाल सीधे सीधे आपकी इस समझ को टेस्ट करता है कि सरकार के जो अलग अलग तरह के घाटे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। चलिए, इसे फटाफट समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, जो कि रेवेन्यू खर्च और रेवेन्यू कमाई का अंतर है, वो हुआ 20,000 करोड़।
फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारी को दिखाता है वो है 10,000 करोड़। और आखिर में प्राइमरी डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज का पेमेंट हटाने पर मिलता है वो हुआ 4,000 करोड़। इससे ये साफ हो जाता है कि ऐसे मुश्किल समय में सरकार की आर्थिक सेहत को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को जानना कितना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो कि जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये जो आप कोट पढ़ रहे हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। ये बहुत ही पावरफुल तरीके से भारत अफ्रीका साझेदारी की अहमियत बताता है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ पैसे या डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि इस मुश्किल और अनिश्चित दुनिया में स्थिरता और भरोसे का एक संदेश भी है। और हाँ, ये पार्टनरशिप कोई आज की नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, भारत अफ्रीका फोरम समिट 2008 से लगातार हो रही है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना मजबूत है और वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ा है। अब जो अगला समिट होने वाला है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। पहले तैयारी के लिए मीटिंग्स होती हैं, फिर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और तब जाकर कहीं मेन समिट होता है। इससे पता चलता है कि इस रिश्ते को सींचने में कितनी गहरी डिप्लोमेटिक मेहनत लगती है। और इस बार के समिट का थीम भी बहुत दिलचस्प है, IA स्पिरिट। ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी बदलाव जैसे बहुत ज़रूरी एरिया पर फोकस करता है। ये इस पार्टनरशिप के बड़े विजन को दिखाता है। लेकिन सुनिए, इस आज की पार्टनरशिप को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। UPSC मेंस का ये सवाल देखिए। ये हमें अफ्रीका के उस औपनिवेशिक दौर की याद दिलाता है जब यूरोप की ताकतों ने अपनी होड़ में उस पूरे महाद्वीप को आर्टिफिशियल बॉर्डर्स में बांट दिया था। ये सवाल हमें बताता है कि कैसे अफ्रीका का अतीत शोषण और बाहरी ताकतों की आपसी खींचतान से भरा हुआ था। और ये आज के पार्टनरशिप मॉडल से बिल्कुल अलग है। आज का मॉडल आपसी सम्मान और मिलकर आगे बढ़ने की बुनियाद पर खड़ा है। तो जब हम उस इतिहास को समझते हैं, तभी हम आज की इस भारत अफ्रीका साझेदारी के असली महत्व को समझ पाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? स्पोर्ट्स में भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने का जज्बा और डिप्लोमेसी के मंच पर मजबूत होती रणनीतिक साझेदारियां। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड स्टेज पर भारत का अगला बड़ा और निर्णायक कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।